हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 6 के लिए मैथ्स का जो पेपर है, गणित का पेपर है, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। आपके वार्षिक परीक्षा में जो पेपर आएगा वो होगा 70 नंबर का। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। अगर आपको बाकी विषय के अपने पेपर देखने हैं तो आप यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपके वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए सभी विषयों के पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड और आपके जो पेपर्स है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। पहला प्रश्न अपना है जिसमें पूछा गया है कि 18 और 12 का महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF निकालना अपने को। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। अब ये कैसे निकालते देखिए, जो अपने 12 और 18 इनका करेंगे गुणनखंड। चलिए देखते हैं, 18 यहाँ लिखा और यहाँ लिखा हमने 12। ठीक है, 18 में भाग देखिए, अगर 2 का जा रहा है तो 2 का दीजिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसका भाग लगाया। इसमें जाएगा अपने 9 बार। फिर 9 में जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 का दीजिए। 3 का 3 बार गया, 3 एकम 3, और ये इस प्रकार से। तो अपने आप 18 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2, 3, 3। अब करते हैं 12 के। 2 का जाएगा 6 बार, फिर 2 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। ठीक है, अब अपने जब भी हम HCF यानी महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है उस चीज़ को लेते हैं। अब देखिए, अपने 18 के गुणनखंड है, यहाँ पे लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 3 × 3। ठीक है ना। और अपने जो 12 है उसके गुणनखंड है 2 × 2 × 3। अब जो दोनों में कॉमन है वो हमें लेना है। ठीक है, तो दोनों में देखिए, एक तो ये 2 का जोड़ा बन रहा है और एक ये 3 का जोड़ा बन रहा है। उसके अलावा यहाँ 3 है, पर यहाँ 3 है नहीं कोई। यहाँ पे 2 है तो ऊपर 2 नहीं है, क्योंकि इनका जोड़ा पहले बन गया। तो अपने उत्तर होगा 2 × 3। तो आंसर क्या हो गया, 6। तो इसका उत्तर आ गया अपने 6। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट है 35 और 63 का लघुत्तम समावर्तीय। तो लघुत्तम समावर्तीय कैसे निकालते हैं, वही अभाज्य गुणनखंड करिए पहले। 35 के लिखिए, 35 में भाग जाएगा यहाँ 5 का, और किसी का नहीं जा रहा है। ठीक है ना, 5 का गया, उसके बाद 5 का गया 7 बार, 7 का 1 बार और 1। ठीक है ना। अब ये आया अपने इसके गुणनखंड। अब इसके लिख देते हैं 35 के, यहाँ पे क्या है कि 5 × 3। ठीक है ना, 5 × 7। ठीक है, अब निकालते हैं अपने किसके, 63 के। तो यहाँ करते हैं 63 के। इसमें भाग चला जाएगा अपने किसका, 3 का। 3 का दिया तो गया अपने 21 बार। 21 में भी 3 का जाएगा, कितनी बार गया, 7 बार। 7 में गया 1 बार। अब अपने को यहाँ पे लघुत्तम समावर्तीय चाहिए, कहने का मतलब LCM चाहिए। तो LCM कैसे निकालते हैं, जो अपने पास गुणनखंड है, जैसे दोनों का लिख देते हैं। एक आया 5 × 7 और दूसरे का था अपने 3 × 3 × 7। ठीक है ना, ये किसका था, 35 का, और ये है अपने 63 का। ठीक है, अब देखिए, अब हाईएस्ट घात जो नंबर आया, देखिए 5 कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ है ही नहीं, तो 1 बार उच्चतम बार आया, तो 5 गुणा। फिर 7 देखिए, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, तो लिख देंगे अपने 1, 7। ठीक है, यहाँ 3 देखिए, ऊपर है ही नहीं, लेकिन इधर 2 बार आ रखा है। ठीक है, मान लीजिए ऊपर 1 बार 3 और होता तो ये 3 नहीं लेते, ये जो ज़्यादा बार आया ना उसको लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3। अब इनका जो गुणा करने पे उत्तर आएगा वो अपना आंसर होगा। जैसे देखिए, 3 × 3 = 9, और 9 पंजे इसका कर लेते हैं, 9 पंजे 45। तो हम अगर 45 का 7 से गुणा करें तो कितना आएगा, 7 पंजे 35, 3 हासिल गया, 7 चौका 28 और 3 31, 315। तो ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, संख्याओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अंक गणित। ठीक है ना। अगला देखते हैं, 1 रुपये में पैसे होते हैं, आपको बताना 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में पैसे होते हैं 100 पैसे। ठीक है, 100 पैसे से 1 रुपया बनता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा है कि भिन्न जो ये लिखा हुआ आपने, इसमें हर कौन सा है। तो देखिए 5/7 है, इसमें ऊपर वाला होता है, इसे कहते हैं अंश। क्या कहते हैं अपन, अंश। ठीक है, और नीचे जो होता है उसे कहते हैं हर। तो इसमें हर कितना है, हर ही पूछा हमसे, 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक वक्र जिसके सिरे मिले हुए हो आकृति कहलाती है। जिसके सिरे मिले हुए हो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, बंद वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बंद वक्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमसे पूछा है कि अंक हमें दे रखे हैं क्या,
4 6 8 7 0 का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। चलिए ठीक है, पहले हम लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखिए। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन है? 8 है, 8 लिख दीजिए। फिर कौन है? 7 है, 7 लिख दीजिए। फिर कौन है? 6 है ना, तो लिखिए 6, ठीक है। फिर कौन है? 4। फिर कौन है? 0, ठीक है। तो ये हो गई अपने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब लिखते हैं 5 अंकों की अपने सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे छोटा अंक पहले लिखिए। तो सबसे छोटा अंक तो है 0, लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि 0 को अगर मैं किसी नंबर से पहले लिखूं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बाकी संख्याओं से छोटा नंबर कौन सा है? तो हमने कहा यहाँ पे अगर 0 से बड़ा और बाकी सबसे छोटा है तो वो कौन है? 4 है। तो 4 यहाँ लिखिए, फिर 0 लिखना है आपको, ठीक है। अब 4 0, फिर 4 से बड़ा कौन है? 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी अपने सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको सबसे छोटी और बड़ी संख्या का पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा कि 10,999 के बाद अगली 4 प्राकृत संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो आपको अगली 4 प्राकृत संख्याएं लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे कि 10,999 में 1 जोड़ देते हैं, क्योंकि अगली प्राकृत संख्या चाहिए, तो 1 जोड़ दीजिए। तो कितना होगा? 0 हासिल गई 1, 0 हासिल गई 1, 0 हासिल गई 1, 1 और 1, 11,000, ठीक है ना। तो आपको 4 प्राकृत संख्या लिखनी है। तो इसमें 4 में पहली हो जाएगी अपने 11,000, दूसरी होगी 11,001, तीसरी होगी 11,002 और चौथी होगी अपने 11,003, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये संख्याएं लिख देनी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको कोणों के मान बताने हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चारों कोणों का मान बताना है, क्योंकि ये चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजाएं हैं और 4 कोण बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस कोण का नाम बताते हैं। ध्यान रखिए, जिस कोण का आपको नाम बताना है वो बीच में आना चाहिए। जैसे ये है ना, सी बीच में आना चाहिए। आपको इधर से शुरू करना लाइन को, या इधर से डी से शुरू करो, मर्जी अपनी, कुछ किधर से भी करो, लेकिन बीच में कौन? सी आना चाहिए, अगर आप सी कोण की बात कर रहे हैं तो हमने कहा पहला कोण लिख देते हैं हम बी कोण। कोण इस प्रकार से बनाएंगे BCD, एक कोण हो गया। दूसरा कोण लेते हैं, दूसरा कोण देखिए सी हो गया ना, अब ले लेते हैं बी ले लेते हैं। तो बी के लिए लिख देते हैं ABC, ठीक है ना, ABC। अब आप इसको CBA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला कोण देखिए, ए बचा हुआ, अब ए को ले लेते हैं। तो ए के लिए क्या लिखेंगे? BAD, ठीक है ना, BAD, ए बीच में आ गया। अब लास्ट कोण देखिए, 4 ही बनेंगे इसमें, तो चौथा क्या होगा? ये डी वाला, तो ADC, तो लिखेंगे ADC। इस प्रकार से चारों कोणों के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं अपने कि रेखाखंड की तुलना केवल देख कर करने से क्या आनी है? बड़ा ही सिंपल है, देख कर करने से हम उसके सही माप का पता नहीं लगा पाते, ठीक है ना। बस ये लिखना है। मान लीजिए कोई रेखाखंड है, आपने इसको देख के बता दिया कि 4 सेंटीमीटर या 5 या 6, तो इसकी क्या आनी है कि इसका जो सही माप है ना वो नहीं बता पाएंगे हम देख कर, ठीक है। अगला देखते हैं, संख्या +5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमने ये खींची संख्या रेखा, इस पर यहाँ बनाया 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये बना दिया। अब आपको +5 चाहिए, तो ये प्लस वाला नंबर है, तो इस पे ऐसे सर्कल बना देंगे, ठीक है। और अगर माइनस में कुछ होता तो हम ऐसे -1 -2 और -3 इस प्रकार से बनाते। मान लीजिए आपसे पूछा होता -2, तो आप ये कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपने से +5 पूछा, तो इस प्रकार बना देना है, आपके 2 नंबर फिक्स, ठीक है। अगला देखते हैं, एक समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी? 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए, पंचभुज होता कैसा? समपंचभुज मतलब सम यानी समान, पंच यानी 5, भुज यानी भुजा, जिसकी 5 समान भुजाएं, मतलब बिल्कुल ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये अब सब बराबर है इसमें, क्या ये 3 सेंटीमीटर, 3 3 3 और 3 ऐसे बना हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा इसका परिमाप, तो परिमाप निकालने का क्या तरीका है? या तो आप इन 5 भुजाओं को जोड़ लीजिए, नहीं तो भुजाएं 5 और सेम समान है ना, तो 5 इंटू भुजा कर दीजिए। तो लिखेंगे पंचभुज का परिमाप बराबर 5 गुणा भुजा, ये लिखेंगे। और अपने पास 5 लिख देंगे, और भुजा कितनी है अपने पास? 3 है,
तो 5 दिए 15, क्योंकि परिमाप है तो सेंटीमीटर यानी सेमी पीछे लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका सोल्यूशन करना है। अगला देखते हैं, ये जो ध्वजांक विधि है ना, ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, फिर अपने 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता होगा, चैप्टर अपने आ रखे हैं। ठीक है ना, 980। अब अभाज्य गुणनखंड में भाग किसका जा रहा है इसमें, 2 का, तो 2 का दे दीजिए। 2 का दिया तो 4 और 9 दूनी 18 और 0, फिर से 2 का दीजिए। ठीक है, 2 का गया इसमें 2, फिर आ गया अपने 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब 2 का नहीं जा रहा है तो किसका जाएगा, तो देखिए 2 और 24 है ना, अपने 3 का जाएगा, 9 10 11, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 के 4 पंजे 20, ठीक है, और 9 पंजे 45। अब इसमें किसका जाएगा, तो 49 है, 7 का ही जाता है क्योंकि 7 का वर्ग है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड इनके क्या हो गए, अपने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। तो ऐसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राधिका की माँ ने राधिका को 10 रुपये 50 पैसे दिए। ठीक है, पिता ने 15 रुपये 80 पैसे दिए और 15.80 रुपये ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, 80 रुपये दिए। उसके पास माता द्वारा और पिता द्वारा दोनों द्वारा दिए गए कुल धन ज्ञात कीजिए। जब भी आपको कुल धन दे दे तो हमेशा आपको योग करना है। तो क्या लिखेंगे कि राधिका की माँ ने दिए बराबर इतने रुपए, पिताजी ने दिए बराबर इतने रुपए। अब इनका योग करेंगे तो लिखेंगे 10.50 प्लस 15.50 80। ठीक है ना, 80। ठीक है, अब इनका योग करेंगे 0 8 5 13 पॉइंट का पॉइंट 1 कैरी हासिल गया 6 2। ठीक है, इस प्रकार से आपके उत्तर आ जाएगा। तो कुल धन राशि कितनी थी, कुल धन राशि 26 रुपये और 30 पैसे अपने राधिका के पास अभी जमा थी। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि आपको मान ज्ञात करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, माइनस कर देना है 9.756, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है 6 2 8। अब इसमें माइनस करिए, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0 लिख दीजिए। अब देखिए 6 में से 0 गया तो आ गया 6, 5 में से जा नहीं सकता तो यहाँ हो गए 15, 15 में से अगर 8 चले गए तो पीछे रह गए 7। अब यहाँ पे अपने कितना रह गया, ये हट गया, यहाँ पे बचा अभी 6 6 6 में से 2 गए तो पीछे आ गए 4, पॉइंट का पॉइंट लगा दीजिए। अब इसने तो किसी को उधार नहीं दिया था और इसने भी कुछ ऐसा नहीं किया, तो बच गए 3, 3.476 आंसर हो जाएगा। कितना इसका, 3.476। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं अपने इसका आंसर, जिसमें 21.05, फिर माइनस करना है 15.27, माइनस करिए। अब यहाँ पे माइनस करने के लिए इसमें से जा नहीं रहा तो ये इसके पास गया, लेकिन इसके खुद के पास कुछ नहीं, तो दोनों मिलके इसके पास आए। तो इस एक ने इसको दे दिया 0 को, तो यहाँ पे हो गया अपने कितने 10। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे अपने 10, ये हो गया 10। अब 10 ने इसको एक उधार दे दिया तो यहाँ पे अपने वापस बन गए 9 और यहाँ हो गए 15, 15 में से अपने 7 चले गए तो 8 और 9 में से अपने ये गए तो 7 पॉइंट। अब यहाँ 0 है, 0 ने कैरी था 10, 10 में से गया 5 और ये आ गया आंसर। ठीक है, तो कितना आया 5 पॉइंट कितना है अपने बराबर 5.78 रुपये। ठीक है ना, इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक पासा लिया रमेश ने और 40 बार उसको उछाला, तो उछालने पर है ना ये संख्याएं प्राप्त हुई है। ठीक है ना, अब इनका मिलान चिन्ह बना के आपको सारणी भी बनानी है। तो ये बड़ा ही सिंपल और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इधर बताता हूँ कैसे करना आपको, कि यहाँ पे नंबर लिखे हुए, अब टेबल बनाएंगे। ठीक है, इधर लिख देंगे इस प्रकार से, एक अपने सारणी बनेगी, बारंबारता सारणी। ठीक है, इस प्रकार से बड़ी सिंपल सी। यहाँ पे नंबर लिख दें क्योंकि 1 से लगाकर ये कितने नंबर है अपने पास, 9 तक तो है ही, डबल अंक तो दिख नहीं रहा है, और 9 भी इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 8 भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, 7 दिख रहा है, ठीक 7 भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 तक लिख दीजिए नंबर। ठीक है, अब 6 कितनी बार आया, अब आपको यहाँ काउंट करना है बस यहाँ पे, क्योंकि ये पेन से कर दिया गया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसको आपके एग्ज़ाम में जब ये आए तो आपको नंबर वहाँ क्लियर दिखेगा। ठीक है ना, तो आप वहाँ से काउंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको क्या करना, एक गिन लीजिए, मान लीजिए एक 5 बार आया तो 1 2 3 4 ऐसे लाइन खींच के 5 को ऐसे काट देनी है और यहाँ लिख देना है 5। फिर मान लीजिए 2 आ गया 2 बार तो 1 2 लिख दीजिए और इधर भी 2 लिख दीजिए। फिर मान लीजिए 3 आ गया 7 बार तो 1 2 3 4 5 ऐसे काट दो, छठी और सातवीं और यहाँ 7 लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या अनुपात 25 ग्राम और 30 ग्राम, ठीक है, और इसके साथ 40 किलोग्राम और 48 किलोग्राम समानुपात में है क्या, ये बताना अपने को। चलिए देखते हैं। इसको हम कैसे करेंगे कि हम लिख देंगे 25 और अपने 30 का अनुपात निकाल लेते हैं। 30 नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं कि 25:30, ठीक है, और समानुपात में लिखा और यहाँ लिख दिया 40:48, ठीक है। अब देखिए कि भाग इसमें है ना, किसका भाग जा रहा है, तो आपने कहा इन दोनों में किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है। 25 में 5 का गया 5 बार और अपने 30 में गया 6 बार, ठीक है। और इन दोनों में किसका जा रहा है, तो 8 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 2 का दे देते हैं, 2 का गया तो 20 बार और फिर इसमें 2 का गया तो अपने 24 बार। फिर 2 का जा रहा है तो इसमें गया 10 बार और इसमें गया 12 बार। अब फिर से इनमें 2 का जा रहा है तो गया 5 बार और अपने 6 बार। अब किसी का नहीं जा रहा है, ठीक है ना। नहीं तो आप इसका है ना सीधा भी ऐसे भी दे सकते थे आंसर कि सीधा ही हम इसमें किसका भाग लगा देते अपने, दोनों में 8 का जा रहा था। 8 पंजे 40 अनुपात 8 छंग 48। क्या ये दोनों समानुपात में है, दोनों का अनुपात समान आया क्या, हाँ आया, तो आप लिखेंगे हाँ ये समानुपात में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि 6 जूस के कैन का मूल्य 210 रुपये हो तो 4 कैन का मूल्य क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने लिखा अगर 6 का 210 है तो 1 का कितना होगा, तो 210 लिखा हमने ऊपर और भाग लगाया हमने 6 का, तो 6 का भाग दीजिए। आपने कहा 6 का इसमें जाएगा 6 18, ठीक है, बच जाएगा अपने 3, ठीक है, फिर 5 छंग 30 तो आया 35 रुपये। कितना आया, 35 रुपये, किसका, एक कैन का, 5 छंग 30, ठीक है। तो अपने एक कैन कितना आया, 35 रुपये का आया और हमसे पूछा 4 बताइए, तो आप लिखेंगे 4 कैन का मूल्य बराबर गुणा 4 से करेंगे और 35 दूनी 70, 70 7 70 का 7 दूनी 14, 140 अपने उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपने 4 कैन का मूल्य कितना होगा, 140 रुपये आपके इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन और भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या पूछा है कि एक धावक जो है वो 50 मीटर की लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार पार्क के चारों ओर 10 चक्र लगाता है। कितने चक्कर लगाता है, 10। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, बड़ा ही सिंपल है। देखो ये एक दूरी वाला है जिसमें ये 50 मीटर है, ठीक है, और ये है 25 मीटर। अब इसके चारों ओर वो चक्कर लगा रहा है। यहाँ से गया पहला राउंड 1, फिर गया 2, फिर गया 3, ऐसे करके 10 किए। आप सोचिए उसने, हम अगर पता लगा लें एक राउंड में कितना किया तो उसको 10 से गुणा कर लेंगे। तो एक राउंड मतलब हमें किनारे किनारे चल रहा, मतलब आयत का परिमाप का सूत्र लगाना आपको सीधा सा, ठीक है ना। मतलब ये 50 है तो सामने भी 50, ये 25 सामने, इधर भी 25, लेकिन फिर भी सूत्र से करना आपको। तो लिखेंगे आप आयत का परिमाप, क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको सूत्र लिखना, ठीक है ना। 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब 2 का तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ हम वापस करेंगे, 2 का 2 लिख दीजिए, इंटू इंटू लगाओ नहीं लगाओ चलेगा। लंबाई, लंबाई कितनी अपनी 50 प्लस और चौड़ाई कितनी अपने 25, ठीक है। अब पहले इनका गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा किया तो पहले गुणा नहीं, पहले हमेशा जोड़ेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कहने का मतलब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने 75, ठीक है। अब 75 को अगर हम 2 से गुणा करें तो ये कितना होगा अपने 150, 150 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 7 14 15, ठीक है। अब देखिए कि 150 ये आ गया, ठीक है ना। अब ये कितने में आया, 150 एक राउंड में आया भाई, यहाँ से यहाँ तक घूम के हो गया तो 150 मीटर वो चलाया अभी, ठीक है, धावक। अब उसने कितने किए, ऐसे 10 चक्र किए हैं। कितने चक्कर किए हैं, 10 चक्कर। तो कहेंगे 10 चक्कर में तय दूरी, क्या लिखेंगे, तय दूरी। अब 10 चक्कर में कितनी तय दूरी, तो 150 एक में थी इंटू 10, तो कितनी होगी अपने 1500 मीटर, ठीक है ना। टोटल कितनी दूरी तय की गई धावक द्वारा, तो 1500 मीटर दूरी तय की गई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। ममता प्रतिदिन 20 किलोमीटर और 50 मीटर दूरी तय करती है, ठीक है, दिल्ली का तय करती है वो।
इसमें से 10 किलोमीटर और 200 मीटर बस द्वारा दूरी तय करती हैं, शेष ऑटो रिक्शा से तय करती है। तो ममता द्वारा ऑटो रिक्शा से तय की गई दूरी कितनी होगी? कितना सिंपल सवाल पूछा है, ठीक है। तो सोचिए, ममता ये टोटल दूरी तय कर रही है, कितने किलोमीटर लिखेंगे ऊपर किलोमीटर और इस साइड लिख देंगे मीटर, ठीक है। अब किलोमीटर में है 20, मीटर में है 50 मीटर। अब बोला है कि 10 किलोमीटर और 200 मीटर, यानी 10 किलोमीटर है और यहाँ पे 200 मीटर है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या, मीटर है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ आएगा जीरो जीरो, ये आ जाएगा 300 मीटर और यहाँ करेंगे 10, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर और 300 मीटर है वो दूरी पैदल तय करती है। 300 मीटर या 30 मीटर कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। तो ये आंसर अपने एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एक टाइल, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना। क्या एक टाइल का माप आपको दे रखा है, एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, जिसकी लंबाई 144 सेंटीमीटर और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है। बड़ा ही सिंपल सा है, कैसे टाइलों की आवश्यकता चाहिए, मतलब टाइलों की कितनी आवश्यकता होगी, तो टाइलों की संख्या इधर लिख दीजिए, टाइलों की संख्या, ठीक है ना। अब संख्या लिखा, ऊपर सूत्र आएगा जो बड़ा क्षेत्रफल है बटे छोटा क्षेत्रफल। बड़ा क्षेत्रफल किसका, जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई, आप जानते हैं कि इनकी भुजाएं अलग अलग हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग, मतलब ये आयत जैसा हुआ, तो ऊपर आयत का क्षेत्रफल लगेगा जो L इंटू बी। दोनों बड़े क्यों लिखे, क्योंकि जो अपना घर है, ये जो जहाँ क्षेत्र में टाइल लग रही है उसका क्षेत्रफल लिखा है, ठीक है ना। और नीचे लिखेंगे जो एक टाइल का क्षेत्रफल है, जो है 5 इंटू 12, ठीक है। अब ऊपर यहाँ पे कौन सी संख्या आपने लिख देते हैं इधर कि 144 इंटू कितने हैं 100, और इसमें भाग जाएगा आपने कितना 5 इंटू 12, ठीक है। अब देखिए 12 से ये कट गया 12 बार और ये इससे चला जाएगा अपने कितना 2 20 बार, ठीक है। वापस अपने 12 का 2 से होगा तो कितना आएगा अपने 24, ठीक है ना। तो कितना हो गया अपने 24, बार दूनी 24 और एक जीरो में लगा देना है 240, ठीक है ना। तो 240 ईंटों की हमें टाइलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीला राधा की छोटी बहन है, लीला राधा से कितनी छोटी है, अपने 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं, राधा की आयु x मान लीजिए, चलो माना राधा की आयु x है, ठीक है। किसकी है, राधा, ठीक है। अब राधा की है तो लीला की निकालनी पड़ेगी, लीला। अगर राधा को x माना है तो लीला है वो राधा से 4 साल छोटी है, तो राधा से छोटी है तो माइनस कर देंगे 4, ये इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये आप इसको पदों में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, जिसमें अपने पवन ने 6 पारी में 42 गोल किए और अनूप ने 7 पारी में 63 गोल किए, तो एक पारी में किसने अधिक गोल किए। तो देखो एक पारी में किए गए गोल किसके द्वारा, पवन द्वारा, तो 42/6 बराबर 7 छंग 42, ठीक है। और दूसरा अपने अनूप द्वारा, अनूप ने 7 पारी में जो गोल किए उनको लिखते हैं, 7 में 63 ऊपर, 7 आएगा नीचे और आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9 है वो तो है अपने क्या 9 तो किसने, अनूप ने किए हैं, और 7 है वो किसने किए, अपने पवन ने किए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अधिक किसने किए हैं, तो आपका उत्तर होगा अनूप, ठीक है। अगले में आपको कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से आपको ये पीछे वाले करने नहीं है, जिसमें आप एक ये कर सकते हो, जिसमें 3a गुणा 2a इंटू -a, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इनका सिंपल ही आपको गुणा करना है, ठीक है ना। तो 3 2 6, 3a और क्यूब, ठीक है, क्योंकि आयतन में अपने को क्या लगाना होता है, सॉरी इसमें देखिए आप 3 बार ए है ना, तो आपस में गुणा होकर ये बनेगा और एक बार माइनस है तो आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो इसका क्यूब बन जाएगा, ये आपके इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बाकी के जो पेपर है ये क्वेश्चन करने नहीं आपको, और आपके जो बाकी के पेपर है वो प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे पेपर्स के कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।